आजकल फेसबुक एड्स और गूगल एड्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं? फेसबुक हो या गूगल हो या इंस्टाग्राम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऐड बजट इंक्रीज होने का, ऐड कॉस्ट इंक्रीज होने का मेन कारण उसकी पॉपुलैरिटी। एक टाइम पे फेसबुक बहुत पॉपुलर था, उसकी ऐड कॉस्ट सबसे ज्यादा थी, बट ओवर द टाइम इंस्टाग्राम हैज टेकन अप। जैसा कि आपका कहना है कि आप 80% तक ऐड का बजट कम कर सकते हो। सो क्या ये सिर्फ एक हेडलाइन है या फिर आपने कुछ क्लाइंट्स के लिए ऐसा किया है? हमने किया है, हमने प्रैक्टिकली किया है। ज़्यादातर ब्रांड एड स्पेंड ट्रैप, सो इसमें फंस के क्यों रह जाते हैं? जब तक आपका एड स्पेंड हो रहा है तब तक आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, आपके पास क्लाइंट आ रहा है। आपका एड स्पेंड बंद हुआ तो आपका रेवेन्यू भी साथ में बंद, आपका बिजनेस भी साथ में बंद। तो इसी को हम एड स्पेंड ट्रैप बोलते हैं। ऐसी 3 कौन सी गलतियाँ हो सकती है जो ब्रांड ओनर अपनी वेबसाइट में करते हैं? बिना फनल पे काम किए आप पेड एड्स कर रहे हो या एसईओ कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। कीवर्ड तो सब ढूंढ लेते हैं, पर हाई इंटेंट कीवर्ड्स जो होते हैं वो कैसे पहचाने जो ऐड टू कार्ट करवा दे? तो अगर आपको क्लैरिटी है कि आपका जो क्लाइंट या जो आपका बायर है वो ये कीवर्ड क्यों सर्च कर रहा है, जो वो सर्च कर रहा है क्या वो इवेंचुअली लीड करेगा उसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए, तो वो हाई इंटेंट कीवर्ड है। क्या स्ट्रॉन्ग एसईओ होने से पेड एड्स की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है? देखिए, अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है तो आपकी पेड एड्स की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। आजकल एआई, चैट जीपीटी वगैरह ये सब चल गया है, तो क्या ट्रेडिशनल एसईओ कम होता जा रहा है? आप चैट जीपीटी की बात करो, जेमिनी या किसी भी एआई टूल की बात करो, वो भी अपना जो डेटा है दे आर पिकिंग इट अप फ्रॉम द गूगल सर्च इटसेल्फ। क्या ऑडिट करते टाइम आपको पता लग जाता है कि ये ब्रांड तो एक गोल्ड माइन है? तो हमें सबसे पहले वेबसाइट के आर्किटेक्चर से समझ आ जाती है हाउ फेयरली वेल दे आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट पोटेंशियली दे कैन अचीव। जैसे कि मैं बहुत सारे फैशन ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, जब तक वो ऐड चलाते हैं तब तक ऐड टू कार्ट होता रहता है। जैसे ही उन्होंने ऐड चलाना बंद किया तो उन्हें अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे शिफ्ट होना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों से बचने का कोई तरीका हो सकता है? अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड है और आपका सारा बजट टोटली एड्स के अंदर वेस्ट हो रहा है, सो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आज है हमारे साथ मिस्टर अमित, जो कि एक इंटरनेशनल एसईओ एक्सपर्ट हैं, और ये आपका एड बजट 80% तक कम कर सकते हैं बिना आपका रेवेन्यू गिराए। सो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना। हाय मिस्टर अमित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय शक्ति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आजकल फेसबुक एड्स और गूगल एड्स इतने महंगे क्यों हो गए हैं? क्या सिर्फ एड्स चलाओ वाली स्ट्रेटेजी 2026 में काम करेगी? फेसबुक हो या गूगल हो या इंस्टाग्राम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऐड बजट इंक्रीज होने का, ऐड कॉस्ट इंक्रीज होने का मेन कारण उसकी पॉपुलैरिटी। एक टाइम पे फेसबुक बहुत पॉपुलर था, उसकी ऐड कॉस्ट सबसे ज़्यादा थी, बट ओवर द टाइम इंस्टाग्राम हैज टेकन अप। अब ज़्यादा लोगों का जो रुझान है, जो ज़्यादा लोगों की जो इंटरेक्शन है वो इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम की ऐड जो है थोड़ी कॉस्टली है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें उसको दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, तो काफ़ी कॉस्ट इंस्टाग्राम की अभी भी कम है। इट्स जस्ट बिकॉज कि उसके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, और जिसके पास ऑडियंस है उसके पास ग्रेजुअली उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। कंपटीशन बढ़ रहा है और ज़्यादा ब्रांड आ रहे हैं और ज़्यादा ब्रांड एड्स रन कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन है जो बेसिकली ऐड कॉस्ट को जो है इंक्रीज़ करता है। हाँ, जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आज सिर्फ एड्स रन करना सफिशिएंट है या नहीं है, तो आंसर इज़ नो, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ देयर। हर किसी के पास फ़ोन में इंस्टाग्राम है, दे कैन स्टार्ट बूस्टिंग द एड्स, दे कैन स्टार्ट रनिंग द एड्स। इतने सारे प्रोफेशनल्स मार्केट में हैं जो दे आर स्काउटिंग फॉर द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स लोगों को हायर कर रहे हैं एड्स रन करने के लिए। तो अगर सब लोग ऐड ही रन कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर स्ट्रेटजी, विदाउट एनी प्रॉपर विज़न एज़ टू व्हाट दे वांट टू अचीव, तो बट ऑब्वियस है कि खाली एड्स रन करके आपका जो आरओआई है वो निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ऑल इन ऑल इट्स हाई टाइम दैट पीपल स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड एड्स एंड पेड मीडिया बजट। जैसा कि आपका कहना है कि आप 80% तक ऐड का बजट कम कर सकते हो, सो क्या ये सिर्फ एक हेडलाइन है या फिर आपने कुछ क्लाइंट्स के लिए ऐसा किया है? हमने किया है, हमने प्रैक्टिकली किया है। सी द थिंग इज़ व्हेन वी से डिक्रीजिंग द एड बजट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम एड्स रन करते हैं तो जो एड्स ज़्यादातर हमारी रन होती हैं दैट दैट एड इज़ रन फॉर डिस्कवरी। तो हमें हमेशा हमारे बिजनेस के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए नया ऑडियंस ढूंढना पड़ता है, और नया ऑडियंस ढूंढ के उसको कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, राइट? तो आपको यहाँ पर अप्रोच समझनी पड़ेगी। जब आप किसी रैंडम ऑडियंस को ढूँढ के उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार तक आप रिपीट में एड्स दिखा रहे हो, तो बट ऑब्वियस है आपका एड बजट जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा,
राइट? अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव इसके 2 ही ऑल्टरनेटिव हैं। एक तो आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक हो। यू शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन वन सिंगल प्लेटफ़ॉर्म। आपके पास मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म होने चाहिए जहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, और उसके ओके, साथ-साथ अगर आपके पास कोई फ्री सोर्स भी है ट्रैफिक का, ओके, तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी फॉर योर पेड एड्स टू कॉम्प्लीमेंट द फ्री ट्रैफिक, ओके, राइट? तो आपको डिस्कवरी के लिए अगर आप ट्रैफिक फ्री आ डिस्कवरी ट्रैफिक अगर आपके पास फ्री आ रहा है, ओके, तो आपके लिए उसको रीटारगेटिंग एड्स रन करके आपका बजट ऑटोमेटिकली काफ़ी कम आ जाता है। और फ्री ट्रैफिक आज की डेट में गूगल के अलावा और कहीं से नहीं मिलता, जिसको हम ओके, एसईओ के थ्रू लेके आते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और वो फ्री ट्रैफिक है, तो बट ऑब्वियस है कि जो आपका पेड एड्स का बजट है वो कम आएगा ही ओके, आएगा, right? And we have factually done it with one of our clients wherein their paid budget has come down by 80% and they're still ओके, making the same revenue. That's a different story, that they are deploying their ad budget to discover new markets, to discover new audiences. But जो उनका existing revenue है, that is being managed with the rest of the 20% of the paid budget that they were doing with the 100% budget. ओके। आप मुझे ये बताओ, ज़्यादातर ब्रांड एड स्पेंड ट्रैप, सो इसमें फँस के क्यों रह जाते हैं? और ना ही वो प्रॉफ़िट कमा पाते हैं फिर? सी इसका एक बहुत सिंपल लॉजिक ये है कि प्राइमरी मोड ऑफ ट्रैफिक जनरेशन जो है वो पेड एड्स ही है, राइट? तो जब आपको प्राइमरी मोड ऑफ ट्रैफिक आपका पेड एड्स है, तो यू हैव टू स्पेंड ऑन एड्स एवरी मंथ, ओके, राइट? अब आप हर महीने स्पेंड करोगे, ट्रैफिक लेके आओगे, उसमें से कुछ कुछ कन्वर्जन होगा, ओके, ज़्यादातर कन्वर्जन नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक डज नॉट कन्वर्ट। ओके, तो आपका 2% 3% या मैक्सिमम 4% अगर आपका कन्वर्जन आ रहा है, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो पूरी की पूरी तरह से पेड एड बजट के ऊपर ही है। तो ओके, जब आप पेड एड बजट बंद कर दोगे या पेड एड्स रन करना बंद कर दोगे, तो आपका रेवेन्यू भी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी को हम एड स्पेंड ट्रैप बोलते हैं, कि जब तक आपका एड स्पेंड हो रहा है, तब तक आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, आपके पास क्लाइंट आ रहा है। आपका एड स्पेंड बंद हुआ, तो आपका रेवेन्यू भी साथ में बंद, आपका बिज़नेस भी साथ में बंद। ओके। इसी को हम एड स्पेंड ट्रैप बोलते हैं। क्या इससे कंपनी की वैल्यूएशन पे भी कोई फ़र्क पड़ता है? बट ऑब्वियस है, अगर रेवेन्यू नहीं है तो कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ से बनेगी? बिल्कुल, ठीक है ना? और अगर आपके पास उसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो आप सोच समझ सकते हो कि वैल्यूएशन तो छोड़ो, आपके पास एक्जिस्टेंस के भी यू हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर एक्जिस्टेंस एज़ वेल। लोग सोचते हैं एसईओ में सालों लग जाते हैं। अगर एक ब्रांड महीने में 10-20 लाख रुपए कमा रहा है, तो एसईओ के रिज़ल्ट दिखाने में कितना टाइम लगता है? आई थिंक ये इट्स मोर ऑफ अ मिथ कि एसईओ से रिजल्ट लेने में सालों लग जाते हैं। सी आई नो एज अ प्रैक्टिस पीपल हैव बीन टेलिंग क्लाइंट्स के भी एसईओ टेक्स टाइम, इट टेक्स 6 to 9 months टाइम और 9 months to 12 months टाइम, बट दैट्स नॉट factually correct, right? Whatever efforts you are putting in as ओके, किसी भी कैंपेन में आप एफर्ट कर रहे हो, कुछ भी आप एक्शंस ले रहे हो, तो you should be able to see some traction coming in right from the second month itself, right? फर्स्ट मंथ थोड़ा फाउंडेशनल होता है, तो उसमें हम वी नेवर कमिट के भी पहले में मंथ में कोई रिजल्ट्स आपके नोटिसेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट सीइंग सम ट्रैक्शन कम इन, कुछ ना कुछ सिग्नल्स आपके आने शुरू हो जाते हैं। अगर उसको टाइम लगना भी है, तो इट्स नॉट ओके, दैट के 7 महीने 8 महीने 9 महीने बाद एकदम से जो आपके रैंकिंग्स और ट्रैफिक और कन्वर्जन आना शुरू होगा। इट्स अ ओके, ग्रेजुअल प्रोसेस and you have to be ready for it. It's an ongoing investment that you are doing to have an alternative stream of traffic. तो अगर आप वो 2-3 महीने के विजन के साथ जा रहे हो, तो आई थिंक आपको अप्रोच करना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़। ओके, अगर आप उसे एज ए काउंटर स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो पेड एड्स के लिए, देन इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट, बट ऑब्वियसली यू नीड टू सिट विद योर एसईओ टीम एवरी मंथ टू सी आपका इंप्रूवमेंट क्या हुआ है, कुछ आपके रैंक्स इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ आपके ट्रैफिक इंप्रूव हो रही है, और उसके साथ कुछ कन्वर्जन भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इट्स ओके, नॉट दैट कि सारा रिजल्ट जो है 6 महीने या 9 महीने या 1 साल बाद ही आएगा। ओके। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सो इफ सिग्नल स्टार्ट कमिंग इन राइट फ्रॉम द सेकंड मंथ इटसेल्फ। जैसे कि आप बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हो, ऐसी 3 कौन-सी गलतियाँ हो सकती है जो ब्रांड ओनर अपनी वेबसाइट में करते हैं? सबसे पहले आपका फनल आर्किटेक्चर सही होना चाहिए। अगर आपने अपने फनल पे काम नहीं किया और उससे बिना फनल पे काम किए आप पेड एड्स कर रहे हो या एसईओ कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भी आप साथ-साथ में एड रन्स करते जाओ और साथ-साथ में फनल पे काम करते रहो। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो ये एक पहली गलती है जो मैक्सिमम ओके, बिज़नेस ओनर्स करते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग
द गोल, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं एसईओ के साथ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट गोल, और उसके लिए जो आपको डिजायर्ड कमिटमेंट है, ओके, उसके बिना अगर आप एंटर कर रहे हो, देन अगेन यू आर इन फॉर अ शॉक, ओके, right? So you have to have your goals cleared when you're getting into this. And the final thing is consistency. अगर आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया एंड यू वांट टू अचीव दैट गोल, यू हैव टू हैव अ कंसिस्टेंट अप्रोच. आप हर ओके, महीने अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर सकते. हर 3 महीने बाद यू कैन नॉट चेंज योर अप्रोच. ये एक चीज़ है जो मैंने देखी है बहुत सारे बिजनेस ओनर के साथ, कि इनको 3 महीने बाद कुछ और नया नज़र आ जाता है. दे थिंक कि यार ऐसा करते हैं, या किसी ने देखा किसी और कॉम्पिटिटर ने ऐसा किया तो हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं. ओके, तो व्हाट आई फील इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इज योर ओन अप्रोच. आप अपनी एक ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ जब बढ़ रहे हो, तो बी कंसिस्टेंट विद इट. ओके, रिजल्ट्स विल कम, रिजल्ट्स विल फॉलो, बट यू हैव टू हैव श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव विद योर whatever efforts you are putting in, either in SEO or in paid ads. सो क्रिएटिंग फनल, देन गोल एंड देन कंसिस्टेंसी। Consistency, yes. ओके, कीवर्ड तो सब ढूंढ लेते हैं, पर हाई इंटेंट कीवर्ड्स जो होते हैं वो कैसे पहचाने जो ऐड टू कार्ट करवा दे? बहुत ही ईज़ी है। आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, या आपके सामने कोई भी कीवर्ड आ जाता है, तो अगर आपको क्लैरिटी है कि आपका जो क्लाइंट या जो आपका बायर है, वो ये कीवर्ड क्यों सर्च कर रहा है? जो वो सर्च कर रहा है, क्या वो इवेंचुअली लीड करेगा उसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए? तो वो हाई इंटेंट कीवर्ड है। अब आपकी जो कंटेंट स्ट्रेटजी है, वो उसमें आपका परसेंटेज ऑफ कमर्शियल इंटेंट कितना है और इंफॉर्मेशनल इंटेंट कितना है? ओके, This is something around which the content strategy is developed. And in my perspective, I always see it from the perspective of users sales journey. तो ऐसा होता है कि कोई भी यूजर एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं होता परचेज करने के लिए. द मोमेंट दे डिस्कवर दैट दे हैव अ नीड और दे हैव अ प्रॉब्लम, दे स्टार्ट सर्चिंग for that problem. ओके, They start searching a lot of content, a lot of different ways approaching that problem, and then they come aware of a solution. ओके, And once they come aware of their solution, they want to explore more about the solution. Once they understand what, if that particular solution will be helpful for them, they ओके, start considering कि अब वो हमें solution किससे लेना है. तो अगर ये पूरी सेल्स जर्नी को आप कवर नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए हाई इंटेंट या लो इंटेंट या कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस टू योर अप्रोच और योर एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग. तो ओके, आई पर्सनली सी इट फ्रॉम प्रॉब्लम अवेयर कस्टमर्स, देन सोल्यूशन अवेयर कस्टमर्स, ओके, एंड बाइंग डिसीजन रेडी कस्टमर्स. तो ओके, आपको इन तीनों स्टेजेस का जो है वो कंटेंट डेवलप करना है, उसको अपनी स्ट्रेटजी में इनकलकेट करना है, which ओके, will eventually lead the user toward conversion, ओके, right? Till the time you employ this this content strategy this way, ओके। I think there's little leverage जो आप that you can generate from your organic SEO. जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए काम किया है, सो ग्लोबल ब्रांड और एक लोकल ब्रांड दोनों की एसईओ अप्रोच में क्या डिफरेंस है? Well, in my opinion, there's no difference to the approach. We follow the ओके, same approach with each and every client, but ओके, there are different dynamics जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है. कहीं पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, कहीं पे कंपटीशन कम होता है, कहीं पे आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ओके, रखनी पड़ती है, ऑफ योर एफर्ट्स. कहीं पे वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी में भी काम चल जाता है. कुछ निश होते हैं वो लोकल डोमिनेट होते हैं, कुछ निश होते हैं जो ग्लोबल होते हैं या फिर ओके, नेशनल लेवल के होते हैं. तो बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर निश डायनेमिक्स चेंजेस और उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बट अदरवाइज द अप्रोच रिमेन्स द सेम. So ओके, when I say the approach remains the same, there are 4 pillars of SEO that every SEO needs to work on: technical ओके, side, the content strategy side, लिंक बिल्डिंग, एंड ओके, फाइनली द कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. जब तक ये चारों पिलर्स के ऊपर काम नहीं होगा, ओके। तो आपका जो एसईओ वो यू आर वो एक अधूरा आप काम कर रहे हो, और जिससे आप 100% रिजल्ट्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते. थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट पेज एसईओ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या होता है? देयर इज अ टर्म दैट वी यूज ऑन पेज एसईओ, ओके, राइट? अब ऑन पेज एसईओ का जो एक पर्टिकुलर पेज है उसका उस इट्स उस इंडिविजुअल पेज का एसईओ हमने कैसा किया, ओके, राइट? अब उसमें आपके मेटा टाइटल्स आ जाते हैं, हेडिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एंड देन देयर इज अ कोड कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा, ओके, राइट? अब वो जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो फंडामेंटली स्ट्रक्चर डेटा के लेयर में है.
क्योंकि ओके, जो प्रोडक्ट पेज के एसईओ में जो स्ट्रक्चर डेटा का कोड है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ कैटेगरी पेज और अ ब्लॉग पेज और अ ओके, any other page, right? And that data, that structured data is basically a code that is read by the algorithm. So that is the ओके, first set of pointer that algorithm gets with regard to the nature of the page. ओके, Based on that, it decides what sort of queries this page needs to be populated for. राइट? अगर ओके, वो आपका इंटेंट सही मैच नहीं हो पाता, अगर आपका स्कीमा मार्कअप अपडेटेड नहीं है, आपका स्ट्रक्चर डेटा जो है वो सही से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो एल्गोरिथम विल गो ब्लाइंड। तो ओके, इट इट विल हैव टू गो रैंडमली एंड सी कि मैं किसको ये पेज दिखाऊँ, तो वहाँ से आगे से एंगेजमेंट आएगा। ओके, एंड द सेकंड लेयर इज़ द हेडिंग टैग्स। अब ओके, वो हेडिंग टैग्स डिसाइड करते हैं कि वो जो आपका कीवर्ड का नेचर है, कमर्शियल कीवर्ड का नेचर है, कमर्शियल इंटेंट को बेसिकली वो सजेस्ट करते हैं। तो ओके, वहाँ से उनको बिल्कुल वो क्वेरीज के सिग्नल्स मिलते हैं, बट दैट इज एट द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज रिमेन्स द ओके, स्ट्रक्चर डेटा और द स्कीमा मार्कअप, राइट? एंड देन इट्स द मेटा टाइटल दैट इज मोर ऑफ फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, कि अगर आपने कुछ भी ओके, सर्च किया तो आपके सामने जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उस पे आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही नजर आता है। ओके, तो अगर आप मेटा टाइटल के ऊपर प्रॉपर्ली काम नहीं करोगे, उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तो वो जो यूजर एंगेजमेंट है आप उसको मिस कर दोगे। अगर ओके, गूगल आपको इंप्रेशन दे भी रहा है और यूजर इज नॉट फाइंडिंग दैट मेटा टाइटल रेलेवेंट टू इट्स सर्च क्वेरी, ओके, तो इट माइट द यूजर might not engage with it, might not click on it, then you lose that impression or that opportunity. ओके, तो आपका क्वेश्चन बेसिकली था कि प्रोडक्ट पेज एसईओ के यस, ऊपर था। तो यस, प्रोडक्ट यस, पेज एसईओ में यही मेन पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, मोर और लेस सिमिलर पैरामीटर्स आपके दूसरे पेजेस के भी होते हैं। द ओनली difference that comes is the nature of the keywords that we are going to use in the heading tags and the schema markup that you are going to deploy on that particular page. ओके। जैसे कि मैं बहुत सारे फैशन ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ और उनका मेजर कंसर्न सेल्स ही होता है। जब तक वो ऐड चलाते हैं तब तक ऐड टू कार्ट होता रहता है। जैसे ही उन्होंने ऐड चलाना बंद किया तो उन्हें अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे शिफ्ट होना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों से बचने का कोई तरीका हो सकता है? नहीं, देखिए, ओके, बिना ऐड के अगर आप ये सोचो कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक से कन्वर्जन आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो, ओके, ऑर्गेनिक जो है, व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग एक कॉम्पोजिट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रहा है और पेड ट्रैफिक भी आ रहा है। अब ओके, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आ रहा है वो आपके लिए डिस्कवरी की तरह काम कर रहा है, कि भी जो यस, ऑडियंस जो है गूगल सर्च में सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, वास्ट नंबर ऑफ क्वेरीज यू कैन रैंक फॉर, वहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। अब आप बिल्कुल, उसको रीटारगेट कर सकते हो पेड ऐड के लिए, क्योंकि वो सिंगल इंटरेक्शन में कन्वर्जन हो, इस ये पॉसिबिलिटी कम होती है, राइट? एंड ओके, सिमिलरली वेर एवर यू, अगर आपने कोई पेड ऐड रन किया है, आपका किसी ऑडियंस ने उसको डिस्कवर किया आपके ब्रांड को पेड ऐड के थ्रू, तो गूगल का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो उस ऑडियंस को आपके दूसरे कंटेंट बाय डिफॉल्ट उसके न्यूज़ फीड में शो करना शुरू कर देगा। तो वहाँ से आपके ओके, ब्रांडिंग जो है ना वो स्ट्रेंथन होना शुरू होता है, कि एक बंदे ने आपका ऐड देखा इंस्टाग्राम में, ओके, एंड नेक्स्ट टाइम ही इज गोइंग ऑन गूगल एंड ही इज ऑटोमेटिकली गेटिंग दैट न्यूज़ फीड जहाँ पे आपके ब्रांड का कोई कंटेंट या कोई कोई पेज उसको जो है शो अप हो रहा है। ओके, तो वहाँ से क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो बनना शुरू होता है कि दिट्स अ जेन्युइन ब्रांड, आपका इंटरेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम। तो ओके, इट्स इनकरेक्ट टू से कि भी आप पेड एड्स बंद करके स्ट्रेटजी जो अपना ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर जाओ, या ऑर्गेनिक ओके, रहने दो पूरी तरह से पेड एड पे डिपेंडेंट हो जाओ। ओके, सो वी आर स्पीकिंग ऑफ अ कॉम्पोजिट अप्रोच जहाँ पे बैलेंस रहे। आप 100% पेड एड पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, बट आप उसी तरीके से हमें 100% जो है ऑर्गेनिक के ऊपर भी डिपेंड नहीं ओके। करना है। क्या स्ट्रॉन्ग एसईओ होने से पेड एड्स की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है? ये इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है, तो आपकी पेड एड्स की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। ओके, आपका रेवेन्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, आपकी एड कॉस्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। इसीलिए मैंने बोला ना कि हमने अपने एक क्लाइंट का 80% तक उनका जो है एड कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया। ओके, तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से कि भी जब ओके, वो सेम रेवेन्यू आप 20% ऑफ द एड बजट के साथ कर पा रहे हो, रादर देन पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू डिफरेंट स्ट्रीम्स जहाँ पे आप एक कॉम्पोजिट अप्रोच के साथ यू आर गोइंग फॉर द कन्वर्जंस एंड सेल्स। आजकल एआई, चैट जीपीटी वगैरह ये सब चल गया है। तो क्या ट्रेडिशनल एसईओ कम होता जा रहा है या फिर बदलता जा रहा है चीज़ें? What I see is Google search remains at the hem of affairs. आप चैट जीपीटी की बात करो, जेमिनी या किसी भी एआई टूल की बात करो, वो भी अपना जो डेटा है दे आर पिकिंग अप
picking it up from the Google search itself. Yes. अगर आपका वेबसाइट या आपका कंटेंट गूगल में रैंक कर रहा है और Okay. चैट जीपीटी को कोई जाके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चैट जीपीटी भी वो क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पिक कर रहा है गूगल सर्च रिजल्ट्स में से। Yes. Yes. अगर आप वहां पर रैंक करो तो चैट जीपीटी में भी आपके रिजल्ट का जो है रेफरेंस कोड होगा ही होगा। एआई एसईओ इन माय अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू Okay. other than SEO Yes. Yes. to appear in the AI searches. क्या कोई ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट या शॉर्टकट है जो ई कॉमर्स ब्रांड ओनर आज अप्लाई करें और 30 दिन में उनको रिजल्ट दिखे? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं जो स्पेसिफिकली जो ई कॉमर्स ओनर्स हेफ्टी स्पेंड कर रहे हैं पेड एड्स का। ओके. In many cases, I've seen that there are some organic queries they start ranking for automatically, ओके. but because they are not optimizing it consciously, तो उससे क्या होता है कि उनका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो पोजीशन 5 से लेके पोजीशन 10 या पोजीशन 10 से लेके सेकंड पेज तक स्टक रहता है। इट डज नॉट Okay. गो बियॉन्ड। और वही अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज करना शुरू करते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर योर फॉर दोस कीवर्ड्स, फॉर योर वेबसाइट टू रैंक फॉर दोस कीवर्ड्स ऑन पेज 1 और टॉप 3 ओके. पोजीशंस। तो अगर आप अपना एसईओ डिप्लॉय कर रहे हो एंड यू ऑलरेडी हैव सर्टेन रैंकिंग्स, यू कैन इंस्टेंटली सी एन इंप्रूवमेंट इन दोस कीवर्ड्स विद इन 1 मंथ। अगर कोई ब्रांड ओनर 6 फिगर से 7 फिगर रेवेन्यू पर जाना चाहता है तो उसका मेन फोकस एसईओ में कहाँ पर होना चाहिए? See, it's very subjective, but as I mentioned in your previous, in response to your previous question, कि जो भी उनके कीवर्ड क्वेरीज हैं जिनके लिए उनके ऑर्गेनिक रैंक्स हैं बट दे आर नॉट ऑन द पेज वन और नॉट इन टॉप 5, दे शुड फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स। तो आई कांट कमिट कि वो 6 फिगर से 7 फिगर पे चले जाएंगे, बिकॉज इट इवेंचुअली डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी कीवर्ड्स दे Yes. हैव Yes. इन देयर, और Of वो course. वहाँ से कितना लीवरेज ड्राइव कर सकते हैं। बट सर्टेनली they can see an improvement instantly if they start working on their SEO. गूगल को कैसे पता चलता है कि कौन सा ब्रांड जेन्युइन है या कौन सा ब्रांड बस ड्रॉप शिपिंग कचरा बेच रहा है? तो ये बेसिकली ना एक साइंस है, एंड इट्स डेफिनेटली डूएबल। इट्स जस्ट Okay. दैट कि जो SEO fraternity है, I've not seen many people talk about it. So when you're developing your content strategy, it has to be the amalgamation of 3 aspects which are important and integral to SEO, which is the funnel marketing, the user sales life cycle journey, and brand identity. Right? Okay. When we say brand identity, there are so many subtle cues that you can inculcate in your content strategy or in your content across the website, which signals to the algorithm that you are aware of your branding, you are aware of the branding principles, and that is what differentiates you from the competition. Okay. तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में टारगेट कर रहे हो, उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो, तो Okay. इट बिकम्स a clear signal for Google to understand that this is a real brand and they know what their brand is all about, what their content strategy is all about, and what they are selling. Okay. In comparison to the one who is simply publishing content or trying to convert or Okay. trying to rank with tactics. Okay. So it's very obvious for search engines algorithms to understand. Or I think that's the biggest differentiator that makes all the that makes a brand rank on top of search in comparison to the other in the competition. अमित, जैसे कि आप डीप डाइव जाके ये ऑडिट्स करते हो ब्रांड के लिए, एंड मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स मिल जाएंगे, वो कहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं? See, tools only generate data, Yes. right? But how do you play with data, that depends upon person to person. मेरा जो experience है, जो मेरा काम का whatever time I have spent working on audits and SEO, Okay. I have my own way of looking at data. How do I make a story out of that data, and how do I employ that story to fix the aspects, technical and foundational aspects of a Okay. business from SEO perspective? That makes all the difference. Audit Okay. तो कोई भी, there are so many free tools. You do not even need to hire a professional. You can simply search for a free audit tool, free SEO audit tool, and you take a free trial, and they will populate the report. But what would you do with that report? They will Okay. tell you that यार इतने redirections हैं, यहाँ पर images जो है heavy हैं, यहाँ पर आपके meta titles missing है. But till the time you have the understanding
complete understanding that aligns with the marketing principles and ओके। marketing fundamentals, आप उसको कुछ कर नहीं सकते। कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर हो, कंसल्ट करने का ही आप बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हो, बट इस टाइम पे आप फ्री ऑडिट क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? First and foremost, we do not provide free audit to everybody. Only we pick and choose our targets, or you can say potential customers, wherein we see that even if we fix the foundational aspects, we can turn around the tables, right? तो हम ऐसे लोगों को personally approach करते हैं with a free audit request, and if they allow us, we share the audit report. We also share what they can do about their audit, and if they want to do it, they are free to do this. So we don't charge anything for that, but if they give us time to understand what's wrong with their technical aspects, technical SEO, it's sort of gives us an opportunity to show our expertise to them. And if they like working with us, ओके, they work with us, they hire us. If ओके। they don't, we give them the audit so that they can do it with their existing team or on their own. क्या ऑडिट करते टाइम आपको पता लग जाता है कि ये ब्रांड तो एक गोल्ड माइन है, और ऐसी कौन सी चीजें होती है जिससे आप पता लगा पाते हो कि यार Absolutely. ये कहीं तो लैग कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। जैसे मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट की बात की है, तो हमें सबसे पहले वेबसाइट के आर्किटेक्चर से समझ आ जाती है कि वेबसाइट जो है हाउ फेयरली वेल दे आर डूइंग राइट नाउ, एंड व्हाट potentially they can achieve just by fixing the architecture of the website, right? Secondly, ओके, we also get a cue from their competitors. What are the people, what are the websites which are ranking in their space, how ओके। well they are doing their SEO, if they have any active SEO being done on their website or not. So कुछ pointers होते हैं जहाँ से देख के हमें पता चल जाता है, if these people start working on their SEO, they ओके, will just do fairly well. ओके। सो अमित, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई ब्रांड एड्स की वजह से लॉस में चलता जा रहा है, तो उसका आज फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सी एड्स में अगर वो लॉस पे चल रहा है, तो फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टेप दे मस्ट फोकस ऑन वेयर दे आर लूजिंग ऑन, ओके, राइट? आई वॉन्ट सजेस्ट कि अगर वो एड्स में लॉस पे जा रहे हैं तो वो एसईओ की तरफ शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज इवेंचुअली एसईओ इज अगेन अ रनिंग कॉस्ट। तो जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर देम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एसईओ, right? So instead they should focus on where their revenue leakage is, how they can improvise on that, and be profitable. And ideally I always suggest people कि आपका जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का, if you are able to divest 5% 7% of their profit towards ओके। SEO, it makes all the sense for them. अगर आप भी एक ई कॉमर्स ब्रांड है और अपनी मार्केटिंग के साथ साथ एसईओ को भी कंसीडर करना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल करो एंड गेट योर वेबसाइट ऑडिट डन। थैंक यू, थैंक यू अमित। Thank you, Shakti.